बेटी का पुराना जादुई सिलाई मशीन। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सलोनी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश रहा करती थी और वो अपना घर चलाने के लिए गांव में ही मजदूरी किया करती थी, जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके, क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। तभी एक दिन सलोनी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो जाता है, जिसके बाद सलोनी के पिता महेश उसकी माँ से कहते हैं, देखो सलोनी की माँ, लड़के वाले तो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमसे कोई दहेज भी नहीं मांगा है। फिर भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए एक शादी का जोड़ा तक खरीद सके, तो फिर हम उसकी शादी कैसे करेंगे। तुम चिंता मत करो सलोनी की माँ, मैं सोच रहा था क्यों न मैं अपने बड़े भाई से एक बार मदद मांग के देखूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। वैसे भी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अगले ही दिन महेश अपने बड़े भाई सुरेंद्र के घर जाता है और उससे कहता है, भैया 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और आपको पता ही है ना कि हम लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर पाता। महेश की ये बात सुनकर सुरेंद्र की पत्नी वैशाली उसे कमरे में लेकर जाती है और गुस्से में उससे कहती है, कान खोलकर सुन लो जी, खबरदार जो आपने अपने भाई की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान, महेश मेरा छोटा भाई है और सलोनी तो मेरी बेटी जैसी है, तो अगर उसकी शादी में मैं थोड़ी सी मदद कर दूंगा क्या हो जाएगा। देखिए जी, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत किया कीजिए। बस मैं आपको जितना कह रही हूँ उतना कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह वैशाली के कहने पर सुरेंद्र महेश के सामने बहाने बनाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना मेरा भाई, मैं तुम्हें इस समय पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरी कंपनी में पहले से ही बहुत घाटा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, स्टोर रूम में हमारा कुछ पुराना सामान पड़ा है, तू उसे ले जा और उसे बेचकर तुम्हें जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लेना। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी वो सामान हमारे किसी काम का नहीं है। इतना सुनकर महेश मजबूरी में ही वो पुराना सामान अपने घर ले आता है, जहाँ सलोनी उससे पूछती है, पिताजी ये इतना सारा पुराना सामान आप कहाँ से लेकर आए हैं। बेटी ये पुराना सामान मैं अपने भाई के घर से ला रहा हूँ, उन्होंने मुझे पैसे तो नहीं दिए लेकिन ये सामान दिया है। अब इसे बेचकर मैं तुम्हारी शादी की थोड़ी बहुत तैयारी करूँगा, इसीलिए मैं कल ही कबाड़ी वाले को बुलाकर सारा सामान बेच दूंगा। उसी समय सलोनी की नजर कबाड़ के सामान में पड़ी एक पुरानी सिलाई मशीन पर जाती है, जिसे देखकर सलोनी कहती है, अरे पिताजी ये सिलाई मशीन तो बहुत ही पुरानी लग रही है, लेकिन ये फिर भी बहुत काम की चीज है। हम इस सिलाई मशीन को नहीं बेचेंगे, मैं अभी इसे साफ करके चमका देती हूँ। लेकिन बेटी तुम भला इस पुराने सिलाई मशीन को लेकर क्या करोगी, तुम्हें तो सिलाई भी नहीं आती। कोई बात नहीं पिताजी, मैं फिर भी इस सिलाई मशीन को अपने पास रखना चाहती हूँ। इतना कहकर सलोनी जैसे ही उस सिलाई मशीन को साफ करती है, वैसे ही वो सिलाई मशीन अचानक से चमक उठती है और उस सिलाई मशीन में से एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी, जो तुमने मेरे ऊपर लगे गंदगी को साफ किया और मुझे अपने काम के लायक समझा। ये सुनकर सलोनी और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उस सिलाई मशीन में से फिर एक आवाज आती है, घबराओ मत सलोनी, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन तुमने तो मुझे देखते ही अपने पास रखने का इरादा बना लिया, इसलिए मैं तुम्हारे इस स्वभाव से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि तुम्हारा परिवार इस समय बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा है, इसलिए अब से तुम जब भी इस सिलाई मशीन को चलाओगी तो ये तुम्हें ढेर सारे सुंदर सुंदर चांदी से चमकते हुए ब्राइडल लहंगे देगा, जिसे बेचकर तुम अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकती हो। जादुई सिलाई मशीन की ये बात सुनकर सलोनी और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही सलोनी उस सिलाई मशीन को चलाती है वैसे ही उस मशीन में से ढेर सारे सुंदर सुंदर चांदी से चमकते ब्राइडल लहंगे निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर सलोनी उन लहंगों को ले जाकर उन्हें बाजार में बेचने लगती है और देखते ही देखते सलोनी के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिससे सलोनी की बहुत ही अच्छी कमाई होती है। और इस तरह हर रोज जादुई सिलाई मशीन की मदद से सलोनी लहंगों को बाजार में बेचने लगती है और देखते ही देखते सलोनी अपनी एक बड़ी सी लहंगों की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद उसकी दुकान में सुंदर सुंदर चांदी से चमकते हुए ब्राइडल लहंगे देखकर लोग उसकी दुकान में अपने आप खींचे चले आते हैं और अब सलोनी के परिवार की सभी तकलीफें दूर हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करते हैं और शादी वाले दिन सलोनी उस जादुई मशीन का दिया हुआ जादुई चांदी का सुंदर सा चमकता हुआ ब्राइडल लहंगा ही पहनती है, जिसे पहनकर सलोनी और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। हर किसी की नजर बस सलोनी के ब्राइडल लहंगों पर ही होती है और ऐसे ही कुछ ही देर में शादी हो जाती है और अब सलोनी खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है। अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी और वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। मरी हुई माँ की जादुई 3 सोने की अंगूठी। चंपकपुर गांव में महेंद्र अपनी 3 बेटियों प्रज्ञा, सोनम, रूपाली के साथ रहा करता था। उसकी तीनों बेटियां उम्र में अभी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपने घर का सारा काम किया करती थी और महेंद्र की दूसरी पत्नी सुशीला भी उनके साथ ही रहा करती थी। लेकिन वो महेंद्र की तीनों बेटियों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती थी और उन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा उन तीनों बहनों से घर का सारा काम करवाया करती थी और उन्हें हमेशा ताने मारा करती थी और अगर किसी काम में उन लोगों से गलती हो जाती तो वो उन लोगों को बहुत मारा भी करती थी। लेकिन फिर भी वो तीनों बहनें अपनी सौतेली माँ का ये सारा अत्याचार चुपचाप सह रही होती है और अपने पिता महेंद्र को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती है। लेकिन फिर भी महेंद्र को सुशीला के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो हमेशा अपनी दूसरी शादी करने के बात को लेकर हमेशा पछताया करता था, क्योंकि कई साल पहले ही महेंद्र की पत्नी सुलेखा की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद महेंद्र को अपनी तीनों बेटियों का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है। लेकिन सुशीला ने तो घर में आते ही उसकी तीनों बेटियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और महेंद्र का परिवार एक गरीब परिवार था और वो गांव में ही मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था और समय के साथ साथ उसकी तीनों बेटियां भी अब बड़ी हो जाती है और अब उसे अपनी तीनों बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती है, क्योंकि उसकी तीनों बेटियां दिखने में कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी और उनका रंग भी सांवला था, जिस वजह से सुशीला हमेशा उन लोगों को ताने मारा करती थी। ऐसी ही आज भी। अरे पता नहीं कहाँ मर गई ये तीनों कलमुही। अरे बाप के घर से जाती ही तीनों बहनों का मटकना शुरू हो गया। अरे कोई मुझे चाय लाकर भी देगा। सुशीला की ये बात सुनकर महेंद्र की छोटी बेटी रूपाली, जो थोड़ी चंचल स्वभाव की होती है, वो कमरे से बाहर आकर सुशीला से कहती है, माँ ये आप सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम लोग इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं? हम लोग तो बस अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं।
अरे हाँ हाँ, पढ़ लिख कर तो तुम लोग कलेक्टर ही बन जाओगी ना। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुमसे कोई शादी करेगा नहीं। माँ, आप हमेशा हमारे रंग को लेकर हम लोगों को ताने क्यों मारती रहती हो? अरे पिताजी ने आपसे शादी भी हम लोगों के लिए ही किया था, लेकिन ना तो आज तक आप हमें संभाल पाई और ना ही पिताजी को, इसलिए आपको हमें इस तरह ताने मारने का कोई हक नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ कि सौतीली माँ का प्यार क्या होता है। इतना कहकर सुशीला एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और उससे रूपाली को जोर जोर से मारने लगती है। और तभी रूपाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन प्रज्ञा भागती हुई कमरे से बाहर आती है और सुशीला से कहती है, अरे माँ, आप ये क्या कर रही हैं और क्यों मार रही हैं मेरी बहन को? आपको तो पता है ना कि रूपाली थोड़ी चंचल स्वभाव की है, तो अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन उसे और मत मारिए। इतना सुनकर सुशीला रूपाली को मारना छोड़कर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, सीख कुछ अपनी बड़ी बहन से और जा फटाफट से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। लेकिन माँ, अगर रूपाली अभी चाय बनाने जाएगी तो फिर वो कॉलेज आने के लिए लेट हो जाएगी और उसके प्रोफेसर उसे बहुत डांटेंगे। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे तो अभी बस गर्मा गर्म चाय और नाश्ता चाहिए, वरना मैं तुम तीनों का कॉलेज जाना ही बंद करवा दूंगी। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए, रूपाली के बदले मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। इतना कहकर प्रज्ञा रूपाली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, सोनम, तुम ऐसा करो, तुम आराम से रूपाली को लेकर कॉलेज जाओ, क्योंकि आज मैं तुम लोगों के साथ कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। लेकिन दीदी, आप हमारे साथ कॉलेज क्यों नहीं जा रही हैं? आपको भी तो अपने असाइनमेंट पूरे करने हैं ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आज तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे माँ के लिए भी चाय और नाश्ता बनाना है। इसका मतलब आप उनके लिए अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हैं? अरे अगर आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो वो आप कैसे कभी नहीं करने देती। सोनम, तुझे तो पता है ना, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो पिताजी के सामने फिर से अपना इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देंगी और फिर पिताजी को अपना काम छोड़कर उनके पीछे दुम हिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि पिताजी हमारी वजह से फिर से परेशान हो। आप सही कह रही हैं दीदी। ठीक है, मैं रूपाली को लेकर कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोनम और रूपाली अपने कॉलेज चले जाते हैं और वहीं बेचारी प्रज्ञा सुशीला के लिए चाय नाश्ता बनाकर घर का सारा काम करने लगती है। तभी सुशीला फिर से कहती है, अरे मनहूस, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ कि मेरे लिए खाना लिया, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरे तुम तीनों बहनों ने क्या मुझे भूखा मारने का प्लान बना रखा है? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे एक तो मैं आपके लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आपके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि मैं अपने लिए तुम लोगों की पढ़ाई छुड़वा रही हूँ? नहीं नहीं माँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस बहुत हो गया तुम लोगों का। एक तो शादी की उम्र हो गई है और यहाँ तुम लोग मेरे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये तीनों मेरे पल्ले पड़ गई थी। इतना कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और सुशीला की ये जली कटी बातें सुनकर प्रज्ञा को बहुत बुरा लगता है और ऐसी ही शाम हो जाती है और उसकी दोनों बहनें भी घर वापस आ जाती है। तभी सुशीला उन दोनों को भी ताने मारने लगती है और ये सब देखकर उन तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक से उनकी माँ की तस्वीर में से एक रोशनी निकलती है और वो तीनों देखती है कि उनके सामने उनकी माँ की आत्मा खड़ी होती है और ये देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय उनकी माँ सुलेखा कहती है, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ आ गई है ना तुम लोगों की मदद करने के लिए। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपको नहीं पता हमारी सौतीली माँ हम पर कितना अत्याचार करती है और हमारे रंग को लेकर हमेशा हमें ताने मारा करती रहती है। मुझे सब पता है मेरी बच्चियों, इसलिए तो आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा देने आई हूँ जिससे तुम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? रूपाली के इतना कहते ही सुलेखा उन तीनों को सोने की 3 अंगूठियाँ देती है और कहती है, मेरी बच्चियों, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि जादुई सोने की अंगूठी है। इसलिए इसे पहनते ही तुम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और इस जादुई अंगूठी से तुम लोग जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी।
माँ, क्या आप सच कह रही हो? हाँ मेरी बच्ची, इसलिए अब से तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जादुई अंगूठी तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगी, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर सुलेखा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाते ही वो तीनों बहनें जैसी ही वो जादुई अंगूठी अपने उंगली में पहनती है तो उसे पहनते ही उन तीनों बहनों का रंग दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो तीनों बहनें दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। और जब सुशीला उन्हें ऐसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम तीनों कलमुही अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? और ये तुम तीनों के हाथों में ये सोने की अंगूठी कहाँ से आ गई? अब क्या तुम तीनों ने चोरी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं माँ, हमने ये अंगूठी कहीं से चुराई नहीं है, बल्कि ये अंगूठी तो हमें हमारी माँ ने दी है। अच्छा, ये अंगूठी तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी है तो कोई बात नहीं, लाओ अब इसे मुझे दे दो। इतना कहकर सुशीला जैसे ही उनके हाथ से वो अंगूठी निकालने जाती है तभी उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है, जिसे देखकर सुशीला बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी समय रूपाली कहती है, देख लिया ना आपने कि लालच करने का क्या अंजाम होता है, इसलिए आज के बाद आप हम लोगों को कभी भी परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। और ऐसी ही शाम को जब महेंद्र घर वापस आता है तो प्रज्ञा उसे जादुई अंगूठी के बारे में सारी बातें बता देती है और ये सब सुनकर महेंद्र बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उस दिन के बाद से सुशीला उन तीनों बहनों को परेशान करने के बारे में सोचती भी नहीं है और फिर वो तीनों बहनें अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अपने पिता की गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और कुछ दिनों में महेंद्र अपनी तीनों बेटियों के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उन तीनों की शादी कर देता है और फिर तीनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अपने आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगती है।